नमस्कार, मार्केट पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और वीकली एक्सपायरी से एक दिन पहले भारतीय बाजारों के अंदर आज एक पहले तो रेंज बाउंड ट्रेड था, लेकिन सेकंड हाफ तक आते आते मार्केट में बिकवाली बढ़ी और दिन के निचले स्तरों पर बाजार बंद होते हुए दिखाई पड़े। दो तीन चीज़ें सबसे क्रूशियल, पहले तो जो बीएससी के मेजरली सभी इंडिसेस थे वो लाल निशान के अंदर ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। मेटल, फार्मा, आईटी, ये तीन ऐसे इंडिसेस थे जहां पर सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, स्पेशली आईटी जिसके नंबर्स इसी वीक से स्टार्ट होने वाले हैं और फ्राइडे को टीसीएस के नंबर्स पोस्ट होंगे। उससे ठीक पहले आईटी स्पेस के अंदर बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। मेटल में जहां कल बहुत जोरदार तेजी थी और फार्मा में जहां परसों जोरदार तेजी थी, उसके बाद कुछ हद तक प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी। ऑटो रियल्टी के अंदर भी प्रेशर रहा और रियल्टी में आज मेजर कार्नेज रहा डीएलएफ के अंदर, गोदरेज के अंदर, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट के अंदर, जो कि करीब 5-6% तक टूटते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा कंज्यूमर ड्यूरेबल और शेयरों के अंदर भी कुछ हद तक प्रेशर था, जहां पर बढ़िया मूव देखने को मिला वोल्टास, हेवेल्स जैसे स्टॉक में, जो कि अब ईज आउट होते हुए दिखाई पड़ रहे थे। निफ्टी के 50 में से करीब 43 ऐसे शेयर थे जहां पर प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। सेंसेक्स के भी 30 में से 28 शेयर ऐसे थे जहां प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक के भी 12 में से 10 ऐसे शेयर थे जहां पर प्रेशर बनता हुआ दिखाई पड़ा। तो मेजरली ब्रॉडर बेस्ड मार्केट्स के अंदर आज कुछ हद तक दबाव था। मिड कैप में आज बिकवाली खरीदारी रादर कुछ थी। केमिकल स्पेस के अंदर सिलेक्टिव, दीपक नाइट्राइट जैसे स्टॉक्स में एक खरीदारी थी। आज आईआरसीटीसी में जोरदार तेजी यहां देखने को मिली, 4500 के लेवल्स पे पहुंच गया। बॉश के अंदर जो कि नए 17,000 के आसपास, 18,000 के आसपास के लेवल्स जो है वो वहाँ पे आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और उसके अलावा कई और ऐसे दिग्गज कंपनी जहाँ पर बढ़िया मूव देखने को मिल रहा था। लेकिन मेजरली आज फ्रंट लाइन के अंदर प्रेशर था, मेटल्स में, बैंक्स में प्रेशर था। इसके अलावा आज आपको प्रेशर दिखाई पड़ेगा की इंडिसेस के अंदर, ऑटो, रियल्टी जैसे नाम में, जिसके चलते बाजार में आज एक दबाव देखने को मिला। लेकिन एक चीज़ बेहतर कह सकते हैं पूरे उसमें कि आज एक्सपायरी से ठीक पहले मार्केट ने अपने आप को ईज आउट किया, क्योंकि एक्सपायरी कल है। और जो जानकारों से हमारी बातचीत हो रही थी, राजेश पालिया साहब से भी और बाकी जो जानकार हैं उनसे भी, तो उन्होंने भी बात साफ की कि 38,000 के ऊपर निफ्टी बैंक में एक बढ़िया मूव की उम्मीद थी, लेकिन 37,900 या 37,500 ये दो लेवल हैं जिनको आप क्रूशली वॉच करेंगे। मार्केट उन्हीं के आसपास ही ओवर कर रहा है निफ्टी बैंक के केस में, और निफ्टी के केस में भी 18,000 जाने से पहले थोड़ा सा ईज आउट हो रहा है। तो ये एटलीस्ट उनका मानना है। तो उस तरह की एक ट्रेड सेटअप मार्केट में बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ओवरऑल मूड माहौल, सेंटिमेंट अभी भी तेजी की तरफ ही है। और आज का फॉल जानकार मान रहे कि शायद थोड़ा बहुत बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि मिड कैप में आधा से 1% और फ्रंट लाइन इंडेक्स में 1% के आसपास ही बिकवाली रही। लेकिन सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक स्टोरीज आज भी बिल्डअप होते हुए दिखाई पड़ रही थी। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर देते हैं कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहला सवाल, एसोसिएट अल्कोहल एंड एक्साइड टू एंटर एट प्रेजेंट लेवल। सर, अल्कोहल में अगर किसी में भी जाना है तो सबसे अच्छा तो यूनाइटेड स्पिरिट है लॉन्ग टर्म के लिए। ऑब्वियस सी बात है, डोमिनेंट है, इसके आगे कोई नहीं खड़ा होता। देश की सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लीकर कंपनी की सब्सिडरी है। बियर में हेनिकेन यानी कि यूनाइटेड ब्रेवरीज, जिसकी सब्सिडरी इंडिया में लिस्टेड है। तो ये दो कंपनियां लीकर की सबसे बड़े पायनियर हैं। इन दोनों को तो आप पहले फोकस में रखेंगे किसी भी हाल में। दूसरे नंबर पे आते हैं रेडिको खैतान, जिसके ऊपर आप ध्यान दे सकते हैं लीकर स्पेस में। ये सेकंड बिगेस्ट प्लेयर है। कई जगहों पे इनका मार्केट शेयर यूनाइटेड स्पिरिट से बड़ा है कुछ प्रोडक्ट्स में। अच्छा, ये दो होने के बाद अब आते हो आप बाकी टीयर 3 कंपनीज में, जिसमें आता है ग्लोबल स्पिरिट, जिसमें आता है जीएम ब्रेवरीज, जिसमें आता है एसोसिएट अल्कोहल। और एसोसिएट अल्कोहल इनफैक्ट पैकेजिंग करता है यूनाइटेड स्पिरिट के लिए, और वही इसका की बिजनेस है। तो अगर वो पैकेजिंग करने वाली कंपनी को आप इतना पसंद कर सकते हो तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में क्या प्रॉब्लम है। आराम से ऐड करिए, हर फॉल में ऐड करिए, कीप एडिंग और बढ़िया से होल्ड करिए। अच्छी कंपनी है, विजय माल्या साहब को लेना देना नहीं है। डीआईजी उस कंपनी के प्रमोटर है और वन ऑफ द लार्जेस्ट, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी जो लेकर कंपनी है उसकी सब्सिडरी है। स्ट्रॉन्ग मार्केट शेयर है, 75% के आसपास के रेवेन्यूज इनके प्रीमियम सेगमेंट से आते हैं। उसमें डोमिनेंस भी है इनकी, प्रीमियम प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर को डोमिनेट करता है। तो अपने आप ही समझ लिए कि इस तरह ही कंपनी है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी आगे कितना आगे जा सकता है? वाजपेयी साहब, ये तो मुश्किल सवाल है, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये आप ऐसे समझिए कि टॉप, आज ही मैंने जो ट्वीट भी किया था कि टॉप 10 कंपनीज जो है इंडिया की लार्जेस्ट पीएसयूज, उसमें अब ये शुमार है। 90 नंबर पे आ चुका है 75,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ, 72,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ। और इतनी तेज़ चलने वाला आईपीओ शायद ही कोई है, जितनी मेरी याददाश्त कहती है, पिछले एक डिकेड में। इससे पहले जुबिलेंट फूड था जो इतनी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है। 150 रुपये का इशू प्राइस समझ लीजिए आप एडजस्टमेंट के बाद, और वो दाम आज आपके सामने 4500 रुपये के आसपास है। फिर आता है डीमार्ट और फिर आता है आईआरसीटीसी। लेकिन अब शायद आईआरसीटीसी सबसे ऊपर होगा, 13 गुना के आसपास चल चुका है अपने आईपीओ से। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद ईज आउट होगा, और आज ही मैं देख रहा था कि इसकी इक्विटी जब एडजस्ट हो जाएगी तो वो हो जाएगी करीब 80 करोड़ के आसपास की।
18-16 करोड़ के आसपास की आज इक्विटी है, वो स्प्लिट होने के बाद 80 करोड़ हो जाएगी। तो इक्विटी साइज़ बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। अगर उसके बाद एक बोनस और आ गया या एक एडजस्टमेंट और हो गया तो इक्विटी साइज़ और ड्रास्टिकली बढ़ेगा। तो ज़रा ध्यान से ही ट्रेड करिएगा, संभाल के ट्रेड करिएगा, तेज़ी का फ़ायदा उठा के थोड़ा थोड़ा निकलते रहिएगा। ये सबसे अच्छी रणनीति है। एटलीस्ट कॉस्ट को निकाल लीजिएगा, प्रॉफिट के फ्री शेयर छोड़ दीजिएगा, यही सबसे बेहतर रणनीति है, एटलीस्ट अभी जब कोई शेयर इतना तेज़ चल रहा हो तो। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। सतीश साहब, ऑयल इंडिया ऑलरेडी बड़ी तेज़ी दिखा चुका है ओएनजीसी के साथ साथ, तो इतने बड़ी तेज़ी के बाद थोड़ा घुसना रिस्की है, और वो भी सरकारी कंपनी में जहाँ पे हमेशा ऊपर के लेवल पे OFS जाते हैं। तो बड़ा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा आप इसमें भी। ऑयल इंडिया को आप ले सकते हैं, कंसीडरिंग कि इनके नंबर थोड़े बेटर होंगे ओएनजीसी के साथ साथ, या दोनों के बीच का आप मूवमेंट वो कर लीजिए, एनालाइज कर लीजिए कि ज़्यादा कौन सा चला है। अगर ओएनजीसी ज़्यादा चला है तो ऑयल इंडिया कैचअप करेगा, अगर ऑयल इंडिया ज़्यादा चला है तो ओएनजीसी कैचअप करेगा, या फिर ओएनजीसी शायद ना भी कैचअप करेगी, वो डोमिनेंट है। ओएनजीसी की सबसे बड़ी मतलब इनके पास सबसे ज़्यादा रिफाइनिंग कैपेसिटीज़ है इंडिया में रिलायंस के बाद। तो रिलायंस लेकिन खाली उसी का प्ले नहीं है, उसमें टेलीकॉम रिटेल ही प्ले है, लेकिन प्योर प्ले में ओएनजीसी बहुत बड़ा डोमिनेंट प्लेयर है। तो इसीलिए उसको कैचअप कर सकता है ऑयल इंडिया। तो अगर ओएनजीसी ज़्यादा चला है, ऑयल इंडिया नहीं चला, तो आप तब इसमें एंटर करिए, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अदरवाइज मीडियम टर्म को ही आप तवज्जो दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मत सोचिएगा। आगे बढ़ते हैं, और हीरो मोटोकॉर्प बने रही है। सचिन जी, कोई जानकार को मैं सुन रहा था, उन्होंने इसमें खरीदारी की राय दी थी मीडियम टर्म के लिए, 3200 का टारगेट दिए थे उस समय पर। वैसे भी शेयर बहुत टूट चुका है हायर लेवल से, दुनिया की नंबर 1 टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर है, तो फंडामेंटल में तो कोई इशू है ही नहीं, ऑब्वियस ही बात है। हाँ, टेक्निकली ये नीचे है, बढ़िया दाम है, ऐड करिए, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। अच्छा दाम मिल रहा है आपको किसी स्टॉक में, इतनी बड़ी तेज़ी के बावजूद भी बने रहिए, क्या दिक्कत है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और कल ऑप्शन ट्रेडिंग के मतलब मैं समझ नहीं पाया, लेकिन अगर ये ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में पूछ रहे हैं कल के लिए, तो सॉरी, मैं छोटे अवधि में बाजार को ट्रैक नहीं करता, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। सीजी पावर 121, अमी ऑर्गेनिक 1390। सर सीजी पावर, सुनील जी आप बहुत लेट एंटर करके गए हैं। अगर आपने मुझे ही सुन के लिए एंटर किया होता तो शायद 90 रुपये पे या 70 रुपये पे या 75 रुपये पे एंटर किया होता। खैर 121 पे भी कोई बुराई नहीं है, इस शेयर यहीं नीचे अभी रेंज बाउंड ट्रेड करेगा। 128 का पुराना हाई है, तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगी थोड़ी बहुत, लेकिन इस रेंज के अंदर ही रहेगा, बहुत नीचे नहीं जाएगा, बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा। आप बने रहेंगे तो अच्छा पैसा बना सकते हैं, इसमें से पोटेंशियल है इसमें, और कंपनी भी बहुत दिक्कत नहीं है। अब कंपनी को ख़राब मत समझें, मुरुगप्पा रूपी कंपनी है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट की सब्सिडरी है, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, 3 क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं, अगर चौथा भी अच्छा आता तो एनुअल EPS बननी शुरू हो जाएगी, वो अपने आप कंपनी को री-रेट कर देगी। तो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिए, अच्छी कंपनी है। आमी ऑर्गेनिक्स के केस में भी आप बने रह सकते हैं, वो बात अलग है, बड़ी तेज़ी इसमें भी दिखाई है, लेकिन दोनों के केस में नीचे मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रणनीति आपके लिए बनेगी। अच्छा जी, ट्राइडेंट 12 रुपये पे 7000 शेयर। निरंजन जी बहुत साफ तरीका है इसका, 7000 शेयर हैं, 12 रुपये पे खरीदारी है, आपके दाम से 12 36 करीब 3 गुना होने वाला है। तो 33 रुपये के आसपास आज मैंने शेयर का दाम देखा था। 1000 शेयर बेच दीजिए, अगर 1000 शेयर आप बेच देंगे तो आपकी पूरी कॉस्ट निकल आएगी, बल्कि दुगने तिगुने पैसे निकल के आ रहे हैं, बल्कि 500 शेयरों में आपकी पूरी कॉस्ट निकल आएगी। तो इस तरह से आप उसको बेच के निकल जाइए। बाकी फ्री के शेयर है, उन्हें जहाँ तक आप होल्ड कर सकते करिए, जब आपको लगे कि क्योंकि ये सर्किट चल रहा है तेज़ी में, सर्किट गिरेगा अभी मंदी में, तो उसको आप ध्यान रख के ही यहाँ पर कॉल लीजिएगा। तेज़ी ठीक लग रही है, मंदी भी बहुत ख़राब होती है और ऐसे शेयरों से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, तो थोड़ा थोड़ा निकलते रहिएगा, वही सबसे अच्छा है। एटलीस्ट कॉस्ट को तो आप निकाल ही लीजिए, सेफ गार्ड हो जाइए, फिर आप जो मर्जी करते रहिए प्रॉफिट के शेयरों के साथ। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और सिप्ला, सभी सब सिप्ला पहले ही मेरी बात हुई है, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, फंडामेंटल भी बढ़िया है, लेकिन टाइम बहुत लेता है। और फार्मा वैसे भी अभी टेल विंड नहीं में, हेडविंड में ज़्यादा है, हेडविंड मतलब सामने से दिक्कतें आ रही हैं, तो बेटर यही है कि आप ऐड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा, एक बार में आउटराइटली मत खरीदिएगा। और फार्मा में बहुत अच्छी अच्छी कंपनियाँ और भी अच्छे दाम पर हैं, औरबिंदो जैसी कंपनियाँ, बायोकॉन जैसी कंपनियाँ, फाइजर जैसी कंपनियाँ, सिंजिन, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनको आप देख सकते हैं, तो उनमें आप एक बार को थोड़ा थोड़ा पोजीशन ऐड कर सकते हैं, लेकिन SIP वे में जाएं, एक बार में आउटराइटली इसके अंदर खरीदारी ना करें। ऑब्वियस बात है, आप बढ़िया निफ्टी कंपनी थी एक समय पर, उस पर आप खरीदारी की बात करें तो आप धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं पोजीशंस को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, और HDFC 1588। यश साहब, अगर ये शॉर्ट टर्म का टारगेट है तो मैं माफ़ी चाहूँगा, लॉन्ग टर्म ब्रोकर 1850 1900 के टारगेट से यहाँ दे रहे हैं, और उस हिसाब से आप रणनीति रखें, और पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाने वाला स्टॉक है। 1-2 दिन, 1-4 2-4 दिनों के लिए इसको मत देखें, ज़्यादा बेटर यही रहेगा।
अच्छा, मेघमानी फिनकेम, अरे ये स्टॉक मयूर जी बड़े सही दाम पे आपने ले लिया, 650 रुपये पे। मैंने कल 990 देखा था शायद, 980 990 रुपये। अभी भी आज भी सर्किट ही होगा अगर नहीं देखा मैंने, लेकिन आज के लिए भाव। लेकिन हाँ, आपको प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेटर यही कि इस तरह के शेयरों में थोड़ा थोड़ा पैसा लेकर निकलते रहें। किसी भी शेयर में इस समय आप जब बाजार में बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो कमा के थोड़ा सा पैसा लेकर निकलना में कोई बुराई नहीं है। एटलीस्ट आपकी कॉस्ट के पैसे तो आप निकाल ही सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आपका नज़रिया ही 20 साल का है, 30 साल का है, तो अपनी क्वालिटी ऑफ कंपनी को चेक कर लीजिए और उसके हिसाब से आप बने रहिए। फॉल का इस्तेमाल करिए और नई पोजीशन ऐड करिए। तो दोनों तरह के विकल्प आपके सामने, या तो आप खरीदारी करके थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेकर निकल जाए, या फिर आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और आपको लगता है ये कंपनी बहुत अच्छी है तो आप बने रहें, नीचे और ऐड कर लें। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। SRF, ऋतु जी ये खरीदारी किस भाव पे, इससे बहुत कुछ क्लियर होगा, क्योंकि नीचे से SRF चला बहुत है और आपको मुनाफा है तो, और नज़रिया लंबी अवधि का, तो बने रहिए। कंपनी अच्छी है, एडजस्टमेंट होने वाला है स्प्लिट का, उसके बाद इस शेयर की डाइल्यूशन और बढ़ जाएगी। लेकिन बेटर यही, कंपनी अच्छी है, ग्रुप अच्छा है, तेज़ी पकड़ रखी है। पुराना ग्रुप है, भरत राम ग्रुप को अगर भी आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको समझ में आएगा। लेकिन आप बने रहिए और कंपनी की टू गुड है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक क्वार्टर के नंबर थोड़े वीक आए थे 2 क्वार्टर पहले, उसके बाद टूटा था, लेकिन उसके बाद एक तरफा तेज़ी दिखाई है। तो बेटर यही है कि आप अगर लंबी अवधि के लिए निवेशित है तो आप बने रहिए। छोटी अवधि में तो आपकी कॉल आपको अपने हिसाब से लेनी होगी, किस तरह का प्रॉफिट आप लेकर निकलना चाहती हैं या आपकी सिचुएशन किस तरह की है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एंड नेस्ले इंडिया फ्यूचर आउटलुक फॉर 5 ईयर। शिवम जी, कभी इस कंपनी के बारे में पढ़िएगा तो आपको खुद रियलाइज़ होगा ये कंपनी है क्या। जितना मैं इस कंपनी के बारे में जानता हूँ, मैगी में इनका जो डोमिनेंस है वो 70+% के आसपास है, यानी कि 70% ज़्यादा मार्केट शेयर ओन करते हैं मैगी में, सब नहीं खाई होती है। उसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट में 1 से लेके 8 साल तक के बच्चों के लिए जो दूध आता है उसमें इनकी मोनोपोली है, लैक्टोजन से लेके नान 1 तक, नान 1 नान 2 तक, तो वो भी सब नहीं पिया ऑलमोस्ट, तो वो भी एक डोमिनेंट प्लेयर है। चीज़, कर्ड, मिल्क, ऐसे कई प्रोडक्ट हैं जो इनके डोमिनेंट हैं, जिसमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट करते हैं और प्लस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के लिए भी सप्लाई करते हैं। ये मस्ट हैव वाले पोर्टफोलियो के स्टॉक हैं, इनमें आप छेड़खानी मत करें। अगर आपके पास है तो लेके शांति से बैठे रहें, नीचे मिल जाए तो और लेके रख लें, और नीचे मिल जाए और लेके रख लें, और शांति से बैठेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, आराम से रिटर्न देंगे। साल का 10-15% भी चल जाए तो भी बहुत है। और डिविडेंड आपको मिल ही रहा है, 100 रुपये के आसपास डिविडेंड, 125 रुपये के आसपास डिविडेंड पिछले साल दिया था, तो वो डिविडेंड आपको मिल ही रहा है। तो डिविडेंड खाइए, बने रहिए, पोर्टफोलियो में ऐड करिए, इस तरह की सिचुएशन के साथ करिए। 5 साल नहीं, 15 साल के लिए भी आप इनको ऐड कर सकते हैं, कोई रिस्क नहीं है। जिस तरह की खपत है हमारे देश की, जिस तरह से हम खुद कंज्यूम करते हैं चीज़ों को, और जिस तरह की हमारी प्रेफरेंसेस हैं, ये कंपनियां बंद नहीं होंगी, आप आराम से इनके अंदर पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। अच्छा जी, आशीष जी क्या कर रहे हैं ICICI में 2 दिन से? सर कौन आशीष जी? हाँ, कौन से वाले ICICI बैंक में वो पोजीशन ले रहे हैं या बेच रहे हैं, मुझे पता नहीं। अच्छा, एक्साइड वर्सेस अमर राजा। मिश्रा साहब, ये कुछ दिन पहले सवाल यही मैंने ही उठाया था इस जगह पर, जहाँ पर दोनों 52 वीक्स लो पर थे। उसके बाद एक्साइड की डील आ गई, HDFC लिमिटेड वाली, HDFC लाइफ वाली, एक्साइड भाग गया। फिर अमर राजा में अब कुछ हुआ, वो भी भाग रहा है। तो अब ये सवाल थोड़ा गलत है, ये दोनों के प्राइसेस भागे हुए हैं। कुछ देर पहले सस्ते दाम पे थे, तब आपने शायद तवज्जो नहीं दिया होगा इस पर, लेकिन दोनों में से बेटर अलग अलग सेगमेंट में दोनों है। कुछ रेलवेज़ को भी केटर करती हैं, कुछ ऑटो को केटर करती हैं। एक्साइड बड़ा मार्केट शेयर ओन करता है अमर राजा से, तो दोनों के अलग अलग प्रेफरेंसेस हैं और उसके कुछ कारोबार बिके हैं, तो उनको रेवेन्यू में आएगा। प्रॉफिटेबिलिटी चेक करिए और इसके हिसाब से आप कॉल लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बहुत सीधा तरीका है इसमें, यही होता है। प्रॉफिट देखिए दोनों का साल का, और मार्केट कैप देख ली दोनों की साल की, उससे आपको बिल्कुल भरपूर आइडिया लग जाएगा कौन बेटर है कौन बुरा है, उसके हिसाब से आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, 3i इन्फोटेक, गुड्डू जी अभी तो लिस्ट ही नहीं हुआ, वेट करिए। लिस्टिंग की बातचीत है अक्टूबर में ही, शायद सेकंड वीक में लिस्ट होगा, उसके हिसाब से आप वहाँ पर कॉल लीजिएगा। अभी तो कुछ नहीं, अभी तो डीलिस्टेड है, कुछ खरीद सकते हैं, वेट करिए। डीलिस्टिंग का घबराए नहीं, इसमें आपको जल्दी इसके दूसरी तरह के शेयर अलॉट हो जाएंगे। अच्छा, पीडीलाइट एंड डाबर, सलीम साहब दोनों में ही आपको व्यू तो लंबा ही देना पड़ेगा। पीडीलाइट भी डोमिनेंट है अपने स्पेस में, फेविकोल आप जानते हैं, एडहेसिव्स में, स्टेशनरी बिजनेस के अंदर भी ये बहुत डोमिनेंटली प्ले कर रहे हैं।
और डाबर तो ऑलरेडी 100 साल पुरानी कंपनी है ही, एग्रो उसके अंदर आयुर्वेदा के अंदर, और धीरे धीरे वो पूरी एफएमसीजी बन चुकी है। तो कंपनियां दोनों अच्छी हैं और दोनों ही लंबी अवधि के लिए हैं, लेकिन पूरी तरह से एफएमसीजी में उतर जाना भी एडवाइजेबल नहीं है। तो पोर्टफोलियो कुछ हिस्सा जो आप डालना चाहते हैं एफएमसीजी में, उसको आप इन दोनों में डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लंबी अवधि के लिए। अच्छा, लास्ट सवाल और लेते हैं। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, विजय जी का सवाल है। विजय जी, बालकृष्ण इंडस्ट्री केस में आप बने रह सकते हैं। जिस तरह के सेगमेंट में डील करते हैं, सबसे बड़े टायर्स जो बनते हैं वो ये बनाते हैं, अच्छी कैपेसिटीज़ हैं। रिसेंटली उन्होंने कैपेसिटी ऐड भी की थी और शेयर भी बहुत कम चला है, वैल्यू वाइज भी इतना बुरा नहीं है, ग्रुप भी ठीक है। तो आप बने रहिए, नीचे मिल जाए आप ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा, चलते चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट एंड टाटा कॉम, दोनों में आप बने रहिए। ना इंडिया बुल्स रियल एस्टेट को बेचिए और ना टाटा कॉम आज की तेज़ी देख के बेचिएगा। 1520 रुपये आज पहुंच गया है वो सड़क के, लेकिन अभी भी उन दोनों में बहुत स्टीम बाकी है, स्पेशली टाटा कॉम में बहुत स्टीम बाकी है। तो आप उस हिसाब से उसको देखिएगा। 1170 रुपये में टाटा ग्रुप ने स्टेक खरीदा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लिए कितनी वैल्यू बाकी होगी। लास्ट टाइम उन्होंने 200 रुपये पे खरीदा था, वो उसके बाद 1170 आया। अभी भी सरकार इसमें झुंझुनवाला साहब की हिस्सेदारी है 1.5% के आसपास की, और टाटा ग्रुप भी है। तो आप दोनों में ही एटलीस्ट बने रह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तवज्जो आप शायद टाटा कम्युनिकेशन को दे सकते हैं। ब्रोकरेज हाउस टारगेट 1650 रुपये कल परसों में आए थे, अकॉर्डिंगली आप कॉल ले सकते हैं। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। कल है वीकली एक्सपायरी, ज़रा ध्यान से संभल कर ट्रेड करिएगा। थोड़ा वोलेटिलिटी सेशन में ज़रूर देखने को मिल सकती है। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।